नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्राचीन समय में भारतीय चिकित्सा पद्धति अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम सीमा पर थी। देश हो या विदेश हो, बहुत सारे लोग भारतवर्ष में आते थे, भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा को अपनाते थे और उनकी कोशिश ये होती थी कि भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा को अपने जीवन पे लेकर अपने रोग से संबंधित का बढ़िया तरीके से उपचार करें। उस दौर में भारतीय चिकित्सा में बहुत बड़े बड़े संत हुए, जिनमें से उन्होंने बहुत काम किया इस देश के लिए। अगर मैं संतों की बात करूं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ सुश्रुत संहिता का नाम सर्वोत्तम रूप से लेना चाहिए, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात जो मुझे यहाँ कहनी चाहिए, बड़े ठहराव के साथ कहनी चाहिए कि फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे इंडियन मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पे स्टेबल करती है। हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी कितनी एडवांस है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। क्या कभी भी अगर हम इंडिया मेडिकल फैसिलिटी को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पड़ेगा, जैसे गब्बर मूवी में कुछ इश्यूज वहाँ पे दिखाए गए और जवान मूवी में कुछ इश्यूज वहाँ दिखाए गए। क्या इनको देखना ज़रूरी है? या कभी भी हम सोशल मीडिया पे जाए तो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10-10 नेता एक पेशेंट्स को एक फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या छोटे छोटे पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सोशल मीडिया में बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मेडिकल फैसिलिटी के बारे में क्या है, इन चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं इंडिया के मेडिकल फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल पे जो नए हैं पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और आज के वीडियो को फुल वॉच जरूर करना और कोशिश करना कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें। इस देश के जब भी हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो इस देश में मेडिकल फैसिलिटी दो तरीके से कंडक्ट होती है। पहला जो होता है प्राइवेट सेक्टर में और दूसरा जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो इस देश में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो टाटा हॉस्पिटल है, रिलायंस के हॉस्पिटल है, अपोलो के हॉस्पिटल है, मेदांता के हॉस्पिटल, जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं तो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल को कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ बांटा जाता है। भारत सरकार की योजना होती है जो अपने से हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करती है और उसी तरह राज्य सरकार की भी योजना होती है जो हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करती है। अगर राज्य सरकार की बात करें तो एक राज्य सरकार सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को यहाँ ऑर्गेनाइज करती है। उसके बाद एक छोटे से कस्बे में शहरी विकास योजना के माध्यम से सैटेलाइट क्लिनिक वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और जब हम किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ प्राइमरी चिकित्सा केंद्र होता है जो वहाँ गांव के लोगों के लिए होता है। तो ये कड़ी होती है जो भारतवर्ष में हॉस्पिटल को कंडक्ट करती है। तो आप लोग ये जान रहे होंगे, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं तो इतनी सारी डिवीजन के बाद भी मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास कम क्यों है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे 6 लाख वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी है और इस कमी के चलते इंडिया के मेडिकल फैसिलिटी में बहुत सारी कमी दिन ब दिन होती हुई चली जा रही है। अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊं तो कई सारे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेल इक्विपमेंट्स की कमी है, ऑपरेशन थिएटर में जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो कमी है, MRI फैसिलिटी की कमी होती है, CT स्कैन की कमी होती है और भी सारी जितनी इक्विपमेंट्स होती है इनकी कमी होती है, जो रिसेंटली एक रिपोर्ट में बताया गया है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, एग्जांपल के तौर पे आप फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इटली की बात करें, जापान की बात करें या USA की बात करें, इन कंट्री ने अपने GDP का लगभग 10% जो होता है वो मेडिकल में इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे इनकी मेडिकल फैसिलिटी बहुत स्टेब्लिश होती है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी काउंट होती है। आप ज़्यादा नहीं, अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क में चले जाए, जैसे पाकिस्तान में चले जाए और एक तरफ बांग्लादेश में चले जाए, ये अपने GDP का 3% वहाँ की मेडिकल में इन्वेस्ट करती है। तो कंपैरिजन अगर मैं भारत से करूँ तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अपने GDP का 2.5% मेडिकल पे इन्वेस्ट करती है। तो कुछ तो डिफरेंस है जिनके थ्रू जो यूरोपियन कंट्रीज है वो अपने आप में मेडिकल में बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट करती हुई नजर आती है। जब इस देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज की बात होती है तो एक रिपोर्ट हमें ये भी यहाँ पर देखनी चाहिए कि 1947 से लेके 2014 तक इस देश में केवल 7 एम्स बने थे और 380 मेडिकल कॉलेज थी, जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इन्वॉल्व थे। अगर 2014 से 2024 के बीच की ड्यूरेशंस को आप देखेंगे तो आप सीधा सीधा जो फैक्ट आपको मिलेगा कि 2014 से 2024 के बीच में 15 एम्स मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए और 300 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो उस लिहाज से देखिए तो यहाँ 21 से ज़्यादा
एम्स जो है अब तक इंडिया में तैयार हो चुके हैं और 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज जिनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं। देश में अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल को आप एस्टेब्लिश करेंगे तो उसके साथ नर्सिंग की बहुत जरूरत रिक्वायरमेंट होती है, यानी नर्सिंग पर भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक गूगल फैक्ट के अकॉर्डिंग ये पता लगाया गया कि इस देश में लगभग 5000 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनमें 2000 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज अकेले प्राइवेट सेक्टर में है, तो 300 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में। वही सेमी गवर्नमेंट में 800 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड की गई है। रिसेंटली रिपोर्ट में देखा गया है कि इंडिया में लगातार एमबीबीएस की सीटों को इंक्रीजमेंट किया जा रहा है, यानी हर साल 1 लाख से ज़्यादा एमबीबीएस की सीटें आवंटित की जाती हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो उसमें 50,000 से ज़्यादा एमबीबीएस की सीटें रिकॉग्नाइज करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में लगभग 56,000 से ज़्यादा एमबीबीएस की सीटें यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जाती हैं। 2024 में जब मोदी गवर्नमेंट ने अपना लास्ट यहाँ पे बजट रिप्रेजेंट किया तो उस बजट में सीधा सीधा कहा कि 88,956 करोड़ रुपए मेडिकल में इन्वेस्ट किए जाएंगे, यानी इतना बड़ा रकम जो है मेडिकल में जब इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि इस देश में बहुत सारे एम्स बने या सैटेलाइट एम्स बनने की बहुत ज़रूरत है, उस पर बहुत अच्छा काम किया जाए और धीरे धीरे मेडिकल से रिगार्डिंग और भी पॉलिसी जो है आम जनता के लिए खोला जा सके। इंडिया की मेडिकल फैसिलिटी में लगभग इस टाइम पे 13 लाख से ज़्यादा डॉक्टर जो है वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और 35 लाख से ज़्यादा जो है नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान योजना, जो भारत आयुष्मान योजना है, अब तक की सबसे बड़ी योजना है और इसके बहुत लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। अमूमन ये माना गया कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आयुष्मान भारत का लाभ ले रहे हैं। तो ये धीरे धीरे इंडिया की मेडिकल फैसिलिटी में एक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये अभी काफ़ी नहीं है क्योंकि मील का पत्थर अभी बहुत दूर है और इंडिया के मेडिकल फैसिलिटी में इतने विशाल जनसंख्या के लिए काम करना इतना इजी टास्क नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि WHO ने जहां ये रिप्रेजेंट किया है कि 1000 लोगों में एक डॉक्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो वही इंडिया में 834 पे एक डॉक्टर आइडेंटिफाई किया गया है। यानी WHO की रिपोर्ट में भारत की जो मेडिकल फैसिलिटी वो धीरे धीरे बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है और डे बाय डे जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जब बनाती है या कोई भी राष्ट्रीय बीमा योजना पर काम करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है और इंडियन ऑडियंस के लिए धीरे धीरे इस पे बहुत बूस्टर का काम किया जाएगा। तो कुछ रिपोर्ट है दोस्तों जो मैंने इस वीडियो पे बताया और सारी रिपोर्ट्स गूगल पे रिसर्च फैक्ट है, आप जा सकते हैं गूगल पे और सारी रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पे इंडिया के मेडिकल से रिप्रेजेंट कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ शो किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर दें और कोशिश करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सभी को थैंक यू। जय हिंद।